हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट की जितनी भी अच्छे क्वेश्चंस आज तक टीसीएस ने पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और इसमें मैंने कुछ जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करा है, और कुछ एमटीएस का हुए क्वेश्चंस भी है जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है। उनको आप लोग प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो मेंस के लिए वो सफिशियंट है मेरे हिसाब से। और जो क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस टीसीएस ने खुद पूछे हैं, और इनसे हार्ड क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ये वो मैक्सिमम लेवल है जो हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना साथ के साथ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाके सीटिंग अरेंजमेंट सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है मॉक फॉर्मेट में, आप उनको प्रैक्टिस करिए, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फिलहाल उन सभी क्वेश्चंस में से जो भी मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगे उनको मैंने फिल्टर कर दिया है, और अब आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यार, आज का पहला सवाल है आपके सामने, ये इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन शायद एसएससी आईएमडी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं ना, तो अगर मैं सीजीएल 22 को हटा दूं तो बाकी जितने भी एग्जाम है, हर एक एग्जाम में एवरेज 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। बस सीजीएल 22 के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान रखना। और बाकी आप लोग को जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट के अंदर तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर आई थिंक कि 30 क्वेश्चन जो मेंस में होंगे उनमें से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसा हो ही सकता है। ठीक है, तो करो इस सवाल को। 7 people एफ सी डब्ल्यू यू जे वाई एंड बी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ओनली 4 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो यहीं से आपको क्वेश्चन अब शुरू करना है। जैसे आपको पता है कि 7 लोग टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सभी नॉर्थ में देख रहे हैं। अब देखो, पहला स्टेटमेंट आपको क्या गिवन था यहाँ पर, दैट ओनली 4 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ जहां भी होगा उसके लेफ्ट में 4 ही लोग होंगे, तो एफ यहाँ पर होना चाहिए, तभी 1 2 3 4। ठीक है, सी सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, तो सी यहाँ पर आ गया। डब्ल्यू सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो। बी सिट्स इन द इन बिटवीन यू एंड एफ, तो बी जो भी है वो यू और एफ के बीच में है। ठीक है, यानी कि बी यहाँ पर और यू यहाँ पर। इसके बाद क्या किया मैंने, वाई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो वाई को यहाँ पर आना पड़ेगा। जे सेट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो जे को यहाँ आना पड़ेगा। तो इसका मतलब सारे लोग यहाँ पर बैठ गए। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान था। बस वही बात है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आप यहाँ पर फीड करते जाओ। अब जरूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन हर बार आपको सही ऑर्डर में दी गई हो। कई बार हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट लाइन हो वो आपको आखिरी में दे दी जाए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आसान हो। तो इस क्वेश्चन को रखने का पर्पज ये था कि आप केवल इसको रीड करके स्किप मत करो। कई लोग क्या करते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को देखा, रीड करा और उसको स्किप कर दिया। ऐसा नहीं करना है, एक बार रीड करके देखो तो उसमें क्या चीज गिवन है। हो सकता है कि क्वेश्चन आसान भी हो, ज्यादा चांस है कि टफ होगा, पर कभी कभी क्वेश्चन आसान भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, क्या गिवन आपको इसमें कि मिडिल में कौन बैठा है, आपको दिख गया कि बी बीच में बैठा हुआ है, बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, और सच बताऊं तो स्क्वायर टेबल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर टेबल के क्वेश्चन, और उसके अंदर भी ज्यादातर टाइम ये होता है कि लोग अंदर की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेम चीज यहाँ पर गिवन है कि 8 लोग हैं हमारे पास, है ना, क्योंकि स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और इनसाइड देख रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर। 4 लोग कॉर्नर पर और 4 लोग बीच में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हम कहां से शुरू करेंगे। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर व्हाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड। डी सिटिंग एट द टॉप राइट कॉर्नर, तो डी यहाँ पर बैठा हुआ है, टॉप राइट यही तो होता है। ठीक है, जे सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो लेफ्ट ऑफ डी यानी कि जे यहाँ पर। ठीक है, ई सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो, ई और एफ के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ। एंड इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो ई एफ जी इनको आप प्लेस कर सकते हो। जे सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, तो एफ को यहां होना पड़ेगा। एच इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, आई सिटिंग बिटवीन एच एंड जी, आई जो है वो एच और जी के बीच में है। सी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो सी को यहां होना पड़ेगा। ठीक है,
इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। अब देखो यहीं से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो वही बात है कि जो सेंटेंस आपके काम का नहीं है आपने उसको नहीं नोट करा, जो चीज आप प्लॉट कर सकते थे वो आपने प्लॉट कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट आपने मिस करे थे आप उनको दोबारा देख सकते हो। जैसे सी के रिलेटेड कौन सा इन्फॉर्मेशन था हमारे पास, एक तो ये था। इसके अलावा हमारे पास था यहाँ पर ई सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो जी यहाँ पर हो गया, ठीक है। और और क्या मिस हो गया था हमसे, एच सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि एच यहाँ पर, तो जो पर्सन बच गया, यानी कि कौन सा पर्सन बच गया था, आई। आई आ जाएगा यहाँ पर। तो सारे लोग हमारे आ चुके हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई, तो आई के राइट में है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में 9 पर्सन आपको गिवन है। 9 लोग हैं जिनके नाम मेंशन है यहाँ पर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना, कोमल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय, हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अजीत। अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना, आदित्य इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड, पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। तो देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, कि कॉर्नर वाला पर्सन अगर आपको मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। पहले 9 लोग प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। सभी नॉर्थ देख रहे हैं। अब आपको क्या गिवन था कि एक्सट्रीम एंड वाली पोजीशन एक थी, दैट आदित्य सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड, तो ये पर्सन है आदित्य, ठीक है। ये मैंने प्लॉट कर दिया। अब आदित्य के रिलेटेड क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये आप क्वेश्चन में देखो। आपको गिवन था दैट कोमल इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य, तो कोमल यहाँ पर, दिस पर्सन इज कोमल, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय, तो जो कोमल है वो फोर्थ राइट है अजय के, तो अजय को कहाँ होना पड़ेगा, यहाँ पर, तभी तो ये फोर्थ राइट में आई। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट, ठीक है। तो 3 लोग हमारे आ चुके हैं। अब अजय, कोमल और आदित्य से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अजय हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अजीत, तो अजय जो है वो अजीत के फिफ्थ लेफ्ट में है। तो फिफ्थ लेफ्ट कब हो सकता है, जब अजीत यहाँ पर हो, तभी तो फिफ्थ लेफ्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में जो हमसे मिस हो गया हो, अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना, तो यानी कि बीना यहाँ पर नहीं आ सकती। मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ पर बीना नहीं हो सकती और यहाँ पर भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि बीना यहाँ पर भी नहीं हो सकती और यहाँ पर भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, तो यार पवन राहुल की पोजीशन तो भी हमको नहीं पता, कोई बात नहीं। राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना, फिर फोर्थ राइट ऑफ बीना ये कब पॉसिबल है, अगर मैं बीना को यहाँ पर रखता हूँ तो फोर्थ राइट में आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। फोर्थ राइट में यार तभी तो पॉसिबल है जब बीना की पोजीशन ये हो, क्योंकि तभी तो फोर्थ राइट पोजीशन खाली होगी, वरना तो खाली नहीं हो पाएगी अगर इन दोनों प्लेस पर होती भी तो, और यहाँ वैसी नहीं हो सकती। तो जो राहुल है फोर्थ राइट में बीना के, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब बीना को हम केवल इस कॉर्नर पर प्लेस करें। अब आप फोर्थ राइट देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ होना चाहिए राहुल। ये पॉइंट कितने लोग को क्लियर हुआ कि मैंने इसको कैसे प्लेस करा, ठीक है। इसके अलावा देखो पवन इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, राहुल का, तो पवन यहाँ नहीं आ सकता, पवन यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बची पवन के लिए, ये वाली, तो यहाँ पर है पवन, ठीक है। और कौन सा पर्सन रह गया, ऑलमोस्ट सारे लोग तो आ ही चुके हैं। और कौन सा स्टेटमेंट रह गया था कि अच्छा वैसे भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर कौन है, तो बी नहीं, आपका आंसर हो गया, बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं है। वही मैं फालतू में उसको पढ़े जा रहा था, जब ये चीज पता ही चल गई कि बिना यहाँ पर है, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसमें सोचना ही क्या। तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सच में ऐसा है जो मेंस में आ सकता है, क्योंकि ना आप कह सकते हो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बिल्कुल भी नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने थी, ठीक है, बस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना इसमें थोड़ा सा टाइम था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे इसको। 8 लोग हैं जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। इसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है,
वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यार ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। Q sits to the immediate right of P, who is at one of the extreme ends of the line। तो P जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पर है, ये मुझे नहीं पता कि किधर है, ठीक है। इसके आगे पढ़ो, Q sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। अब यार इस चीज से आप लोग समझो कि Q जो है वो थर्ड लेफ्ट में है किसके, T के। तो देखो अगर P यहाँ पर होता तो Q इसके राइट में यहाँ होता, ठीक है, और तब ये थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल था। सही कह रहा हूं मैं। अब वही चीज आप यहां इमेजिन करो कि P अगर यहां होता तो क्या Q इसके राइट में हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसका मतलब जो P का एक्सट्रीम एंड था ना वो लेफ्ट वाला था। ये चीज आपने सेकंड स्टेटमेंट से ही पता कर ली, क्योंकि Q जो है वो किसी के लेफ्ट में बैठा है, और इनफैक्ट पहले से ही आपको पता चलना चाहिए कि Q P के राइट में तभी तो आ सकता है जब P लेफ्ट वाले एंड पर हो। ठीक कह रहा हूं मैं। अब देखो Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, तो T यहाँ पर फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। देर आर टू पीपल बिटवीन W एंड T, यानी कि W को यहाँ होना पड़ेगा। देर आर, अच्छा हाँ, U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। तो जो U होगा वो S का नेबर नहीं है, और U जो भी है वो V के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। V और R के बीच में 3 लोग हैं। अब देखो ये चीज सबसे क्रूशियल है कि ये आप कहाँ सेट करते हो। V और R के बीच में 3 लोग कब पॉसिबल हो सकते हैं, जब एक को मैं यहाँ लूँ, एक को मैं यहाँ लूँ, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना कि एक चीज तो ये है कि V और R में 3 लोग कैसे हो सकते हैं। अगर मैं V को यहाँ ले रहा हूँ तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब मैं V को यहाँ ले सकता हूँ, इसके बाद 1 2 3 लोग पॉसिबल हैं, और R यहाँ पर आ जाएगा। पर उस केस में पहली लाइन पर आप आओ, जो U है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V है, तो क्या इसमें पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब पता है क्या चक्कर है? चक्कर ये कि V को तो आप यहाँ लोगे और R को आप 3 प्लेस छोड़कर यहाँ लोगे, ठीक है। अब जो U है वो इसके लेफ्ट में आ सकता है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमने V को यहाँ पर क्यों लिया। अब जो पर्सन बच गया उसको आप यहाँ पर सेट कर दो। कौन सा आदमी रह गया? हमको दिख रहा है कि PQRS रह गया, तो S यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अब आप देख लो कि सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो चुके हैं, U जो है वो S का नेबर नहीं है, ठीक है। अब बता दो कि क्या सही आंसर है। हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में कौन बैठा है? R और S, ठीक है। तो काफी अच्छा ही क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, देखो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो 6 लोग होते हैं या फिर 8 लोग होते हैं, पर इसमें 7 लोग मेंशन हैं। हेप्टागन टेबल है, ठीक है। अब अगर हेप्टागन टेबल है या फिर अगर कोई भी एक ऐसी साइड है जो कि इवन वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो उसमें कोई भी अपोजिट नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल में कौन किसके अपोजिट है, तो कोई अपोजिट नहीं है, ठीक है। या फिर अगर पेंटागन आप देखो तो कोई किसी के अपोजिट नहीं बैठा। अगर हेक्सागन होता है तब अपोजिट होते हैं, ऑक्टागन होता है तो भी अपोजिट होते हैं, स्क्वायर टेबल में भी अपोजिट होते हैं, पर हेप्टागन टेबल में नहीं होते, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब पहले 7 लोग की टेबल आप बना लो, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। 1 2 3 4 5, गलत बन गई, मैं दोबारा उसको बनाता हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। परफेक्ट नहीं बन रही है, थोड़ा सा इसको एडिट कर देते हैं। अब ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक 4 हो गए, 5 6 और ये 7वां, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है हमको, D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A। अब सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, वो तो आपको पता ही है क्वेश्चन के हिसाब से। D जो है वो सेकंड राइट है A के, तो A को मैं यहां मान लेता हूं, तो D कहां होगा? फर्स्ट सेकंड, D यहां पर होगा, ठीक है। B इज सेकंड टू द राइट ऑफ F, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। तो F जो है वो इमीडिएट राइट में है A के, ठीक है। और जो B है वो इसके सेकंड राइट में है, तो B यहां पर हो गया, अच्छी बात है। इसके अलावा G एंड C आर सिटिंग एडजॉइनिंग, तो G और C साथ में या तो यहाँ बैठे हैं या फिर यहाँ पर और यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। C बीइंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, तो C यहाँ पर हुआ, ठीक है, और G और C साथ में है। तो यार
जी और सी को आप कहाँ पर लोगे? एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ कि क्या कुछ हमसे मिस हो गया है। जी एंड सी आर सिटिंग एडजॉइनिंग और डी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ये भी ठीक है। ए एंड बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। Who is the immediate right of A? If G and C are sitting adjoining, C being to the left of A, second to the left of A, who is then what is the sitting position of E? तो यार इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि G और C अगर साथ में है तो G को मैं यहाँ ले सकता हूँ। उस केस में जो E होगा वो यहाँ आएगा। अब इस हिसाब से क्या देख लो कि क्या कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट है? इमीडिएट राइट ऑफ सी बिल्कुल भी नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ ये तो है ही नहीं, और इमीडिएट राइट ऑफ ए ये भी नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी ये भी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो सकता है यार कि जो हमारा जी होगा वो यहाँ पर हो गया, उस केस में जो ई आएगा वो यहाँ आएगा। अब आप ई की पोजीशन देख लो कि वो लेफ्ट ऑफ ए है, ठीक है, और राइट ऑफ सी है, तो राइट ऑफ सी आपका ऑप्शन में है, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स के अंदर देखे गए रिसेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, देखे गए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें दो पैरेलल रोज गिवन होते हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, 8 हाउसेस गिवन है, 4 रोज इन ईच हाउस, ऐसे करके कुछ बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, द हाउसेज इन वन रो फेस द हाउसेज इन द अदर, सी इज फेसिंग एफ, जी एंड ए आर डायगनली अपोजिट। ठीक है, तो यार इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि अगर मैं जी को यहां ले रहा हूं तो ए यहां पर होगा। ठीक है, और क्या गिवन है, ई इज फेसिंग एच बट इज नॉट इन द सेम रो एज ए, तो ई जो है वो एच को फेस कर रहा है पर वो ए वाली रो में नहीं है, यानी कि जो ई है वो इस वाली रो में कहीं पर है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। एच इज बिटवीन डी एंड सी, एच जो है वो डी और सी के बीच में है। अब पता है इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ऐसा लग सकता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत कम है, पर सबसे बड़ी हिंट जो इस क्वेश्चन में है ना वो ई और एच की है, कि ई एच को फेस कर रहा है और जो एच है वो डी और सी के बीच में है। तो ये कब हो सकता है? यहाँ पर 3 प्लेस रहेगा, यानी कि ई तो इस रो में था, तो एच इस रो में आएगा और वो दो लोग के बीच में होगा, नीचे वाली रो में, तो एच तो यही हो सकता है, तभी तो वो दो लोग के बीच में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि या तो डी यहाँ पर और सी यहाँ पर। ठीक है, या तो इस तरीके से होगा कि डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, या फिर इसका रिवर्स, तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखो कि और क्या रह गया, सी इज फेसिंग एफ, तो सी एफ को कब फेस कर सकता है? ये प्लेस तो ऑक्यूपाइड है जी के साथ, तो अगर एफ यहाँ पर है तभी तो सी उसको फेस कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसको होना पड़ेगा, यहाँ पर सी को होना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये चीज समझनी थी कि ई और एच को अपोजिट प्लेस करना है। ठीक है, ई यहाँ पर है तभी एच उसके अपोजिट है जैसा क्वेश्चन में गिवन है, और डी और सी की पोजीशन भी मैं पता कर चुका हूँ। अब आप देखो कौन रह गया, द ओनली पर्सन लेफ्ट इज बी, तो बी आ गया यहाँ पर। मुझे क्या बताना था कि बी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट ए है, तो ए हो गया करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। अब इस सवाल को आप लोग देखो, और ये सवाल उन लोग के लिए जो कहते हैं कि सीजीएल एमटीएस से टफ होता है, तो जिन भी लोग को ऐसा लगता है वो इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। ये सवाल एमटीएस के अंदर पूछा गया है। अगर आप किसी भी बैंक का पेपर भी उठा के देख लोगे ना जो कि प्री का होता है, तो वो सवाल आप ऐसा सवाल आपको वहां भी नहीं मिलेगा, और आप खुद देख लो कि ये सवाल एमटीएस के अंदर पूछा गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर पेपर सीएचएसएल का है तो वो आसान होगा सीजीएल से, एमटीएस का है तो वो सीएचएसएल से आसान होगा, तो वो गलत सोचते हैं। कोई तरह नहीं सोचता पेपर बनाते वक्त, उनको नहीं पता होता है कि ये सवाल कहाँ जा रहा है। जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा होता है उससे ये नहीं बोला जाता है कि तुम एमटीएस का क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक एक होती है। अब जो क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कहीं भी जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमटीएस में ही कठिन सवाल आएगा, वो सवाल सीजीएल में भी जा सकता है, वो सवाल सीएचएसएल में भी जा सकता है, और वही सवाल एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट इन सब में भी जा सकता है। तो ये तो आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी इन सबकी साथ होती है, सबकी तैयारी एक साथ होती है। ठीक है, कोई भी सवाल कहीं भी आ सकता है, और कंपटीशन अगर इतना हाई है तो आपको यही सोच के तैयारी करनी है कि मैं सारे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ एक साथ। ठीक है, सबका सिलेबस सेम है।
अब इस सवाल पर वापस आ जाते हैं। अभी तक मैंने इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व नहीं करा है, टारगेट ग्रुप में मैंने इस क्वेश्चन को दिया था, मतलब जो पीडीएफ दी थी उसमें क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, मैं खुद इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले देखो, एक फैमिली में 8 मेंबर है, अर्चना, सुमन, धीरज, मेघना, बिंदु, तिलक, राजन एंड किरण, जो कि एक लाइन में बैठे हुए फेसिंग नॉर्थ। तो मतलब एक चीज तो सिंपल है यार कि नॉर्थ ये लाइन फेस कर रही है, ठीक है। और इसमें 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इन सबकी एजेस डिफरेंट है, 12 17 19 22 28 31 38 और 48, और ऑर्डर ये नहीं है, ठीक है। अर्चना इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिसको मैंने माइंड में रख लिया। मेघना एंड द वन हु इज 22 ईयर्स ओल्ड आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन किरण एंड द वन हुज एज इज 48 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बिंदु एंड किरण इज 5 ईयर्स। अब यार इस चीज को आप लोग समझो कि बिंदु और किरण की एज का जो डिफरेंस है वो 5 साल है। अब आप ये देखो क्वेश्चन में कि 5 साल डिफरेंस कहां पर है। आप इन नंबर्स को देखो, क्या 5 का अंतर कहीं पर है? दो जगह पॉसिबल है, सही कह रहा हूं मैं। एक तो यहां पर 12 से 19, सॉरी 12 से 17, और एक 17 से 22, ठीक है ना। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, द वन हु इज 10 ईयर्स ओल्डर देन मेघना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघना। Ranjan and Dheeraj are sitting together and one of them is at the extreme end of the line. Dheeraj is 9 years older than Suman. Archana is sitting in the middle of the Kiran and Tilak. Archana is 12 years younger than Dheeraj. Kiran is not 12 years old. ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आई कि जो किरण है वो 12 साल की नहीं है, ठीक है। और यहाँ आपको गिवन था कि बिंदु और किरण की जो एज उनका डिफरेंस है 5 साल, है ना। तो एक चीज तो ये हो सकती है, एक चीज का वो पॉसिबिलिटी यही है कि जो किरण है उसकी एज होनी चाहिए 17 ईयर्स, ठीक है। किरण की एज क्या होनी चाहिए? 17 ईयर्स। हालांकि होने को 22 भी हो सकती है, पर फिलहाल चलो और सोच लेते हैं थोड़ा सा कि सबकी एजेस आप कैसे पता करोगे। इनफैक्ट यहाँ पर असली चैलेंज यही है कि जो एज है वो आपको पता करनी है। अब यहाँ पर गिवन था कि द वन हू इज 10 ईयर्स ओल्डर देन मेघना, तो 10 का गैप कहाँ दिख रहा है? दो जगह दिख रहा है मुझे, 28 38 48, ठीक है। और कुछ हमारे पास, अच्छा 9 का डिफरेंस यहाँ है, तो 9 का गैप अब कहाँ दिख रहा है आपको? 9 का गैप है 22 से 31, केवल यहीं पर है ना, और तो कोई है नहीं। अच्छा 19 से 28 वहां पर भी है। तो यार एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि किरण की एज 12 साल नहीं है, और यहाँ आपको गिवन है कि जो बिंदु और किरण है उसकी एज का डिफरेंस 5 साल है। तो किरण की एज 12 साल नहीं है, और बिंदु और किरण की एज का जो हमारे पास डिफरेंस है वो 5 साल गिवन है। तो अब केवल यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि या तो जो किरण है उसकी एज हो जाए 17, ठीक है। और उस केस में जो यहाँ पर ये पर्सन था बिंदु, इसकी एज हो जाएगी 17 और 5 यानी कि 22। ये पॉसिबल मुझे लग रहा है, ठीक है। तो किरण की एज को मैं 17 ले सकता हूँ। उस केस में जो बिंदु है उसकी एज क्या हो गई? 22 साल, ठीक है। या फिर उस केस में जो बिंदु है उसकी एज 12 साल हो सकती है। ये तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो क्या हो सकता है। अब यार आपके पास एक इंफॉर्मेशन और है जिसको आप यूज कर सकते हो कि जो अर्चना है उसकी एज धीरज से 12 साल कम है। अर्चना की एज धीरज से 12 साल कम है। और ये कब पॉसिबल हो सकता है? मुझे एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है, वो ये है कि अगर मैं धीरज की एज को 31 ले लूँ तब अर्चना की एज 19 हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने डिड्यूस कर लिया कि जो अर्चना है उसकी एज 19 है, और जो धीरज है उसकी एज हो जाएगी 31। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब काफ़ी चीज़ हमारी सॉर्टेड है, ठीक है। जैसे आप ये देखो कि 9 का गैप मुझे यहाँ गिवन था कि जो धीरज है वो 9 ईयर्स ओल्डर है देन सुमन, ठीक है। तो जो सुमन है उसकी एज 22 आ गई यहाँ से, ठीक है। सुमन की एज आ गई 22, अच्छी बात है। इसके अलावा क्या है हमारे पास? हाँ, ये था कि 10 का गैप था किसमें? मेघना में और उसमें, जो कि मेघना के थर्ड राइट में बैठा है। तो 10 का गैप अब यहीं बचा। तो जो 38 है वो हो गई मेघना की एज, ठीक है। और 48 किसकी एज होगी? वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन किरण एंड वन हुज एज इज 48, तो जो बचेगा उसकी एज 48 ईयर्स हो जाएगी। ये चीज हमको क्लियर हो गई है, ठीक है।
तो यार अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्लॉट करने का सबसे सीधा तरीका ये है कि आप एक्सपेरिमेंट वाला पता कर लो, ठीक है। और यहाँ आपको फिर से हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज आपको ये पता थी कि जो राजन है और धीरज है वो एक साथ बैठे हैं और उनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट पर है। तब एक बार आप राजन को यहाँ प्लेस करो, एक बार आप धीरज को प्लेस करो, तभी आपको ये क्लियर होगा कि कौन सा रखने पर सही अरेंजमेंट बनना है सब लोग का, ठीक है। तो एक बार अगर मैं धीरज को यहाँ पर रखता हूँ जिसकी एज कितनी है 31 है, तो जो राजन है वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब राजन की एज कैसे पता चलेगी, क्या राजन को रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी? तो फिलहाल उसको रहने दो, ठीक है, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बाकी लोग को भी सेट करना है, ठीक है। बाकी लोग को कैसे सेट करोगे? अब आपको देखना है कि क्या धीरज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो यार देखो, कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपको खुद से यहाँ पर अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे, जैसे वो कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन था कि अर्चना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज 22 ईयर्स ओल्ड। 22 ईयर्स ओल्ड कौन है? सुमन है, ठीक है। तो सुमन के थर्ड राइट में अर्चना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर होगा अर्चना, ठीक है ए। अब देखो और क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन किरण एंड द वन हुज एज इज 48 ईयर्स, ठीक है। और इससे पहले मेरे पास ये भी था दैट मेघना एंड द वन हु इज 22 ईयर्स ओल्ड आर सिटिंग टुगेदर। तो मेघना और सुमन साथ में बैठे हुए हैं, तो या तो मैं मेघना को यहाँ ले सकता हूँ या फिर यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। एक प्लेस ये पॉसिबल है, एक प्लेस ये पॉसिबल है, तो मेघना को अगर मैं यहाँ लूँ उस हिसाब से अब आप फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और यहाँ रखने का एक रीजन पता है और क्या था? वो रीजन ये था कि आपने क्वेश्चन में देखा कि जो मेघना के थर्ड राइट में बैठा है, द वन हु इज 10 years older than मेघना इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघना। मेघना की एज कितनी? 38। तो 38 प्लस 10 यानी कि 48 एज वाला इसके थर्ड राइट में है, और वो तभी पॉसिबल होता जब मैं मेघना को यहाँ लेता। अगर मैं मेघना को यहाँ पे ले लेता तो यहाँ पर कौन आ जाता है? ए, और ए की एज तो 48 नहीं है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि मेघना की एज 38, तो 48 वाला यहाँ होगा इसके थर्ड राइट में, ना कि अर्चना, ठीक है। इसलिए मैंने मेघना को एस के लेफ्ट में नहीं लिया, ठीक है। और 48 एज वाला जो भी है वो यहाँ पर है, ठीक है। और क्या गिवन था आपको कि जो अर्चना है दैट इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ किरण एंड तिलक। तो किरण की एज क्या थी? किरण की एज थी 17, तो यहाँ पर तो किरण है जिसकी एज है 17। और ये 48 एज वाला कौन हो गया? 48 एज वाला कौन हो गया? किरण एंड तिलक। तो तिलक की एज होनी चाहिए 48, ठीक है। अब ये जो ग्रुप आपने बनाया, इस ग्रुप को उठा के यहाँ पर रखना पड़ेगा। कितने लोग हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रुप है वो एग्जैक्ट यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। और ये दो प्लेस तो पहले से ही फिक्स थे राइट कॉर्नर पर, ठीक है। इनको आप लोग सेट कर दो। एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर बचा हुआ पर्सन आ जाएगा। यहाँ पर एस एम के ए टी, इनकी एजेस क्या क्या हैं? 38 17 48। इसकी एज थी 19। एस की एज कितनी थी? 22। आर की एज क्या हमने फाइंड करी थी वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, उसकी जरूरत है भी नहीं क्वेश्चन में। वैसे जो पर्सन रह गया वो कौन था? बी, यानी कि बी यहाँ पर बिंदु, ठीक है। इसकी एज है 12। अब देख लो क्या बताना है हमको। कोई सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मेघना, थर्ड राइट में कौन है? टी, यानी कि तिलक। तो यार ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जितना भी समझ में आया। और ये सवाल सॉल्व करने पर तो कोई तुमको प्रधानमंत्री भी बनाए तो भी इस सवाल को ना करना। और ऑब्वियस सी बात है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एग्जाम में इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। ना मैं कर पाऊंगा, ना आप कर पाओगे, ना कोई आपका टीचर हो वो इस क्वेश्चन को करेगा एग्जाम के अंदर। कर सकते हो पर लिमिटेड टाइम के अंदर करना बिल्कुल भी सेंसिबल चीज नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन रह गया है और आपके 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो पहले उन 10 सवालों को करो ना, इसको करने का क्या सेंस है, ठीक है। तो एक आध बार ऐसा सवाल हो सकता है कि एग्जाम में आ गया गलती से, पर जरूरी नहीं कि आप इस क्वेश्चन को करो। इतना लोड मत लो, आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह एग्जाम में छोड़ देना। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का अगर आधा हिस्सा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है उसको भी छोड़ देना, ठीक है। कोई उसमें खराब बात नहीं है। भले ही कोई कितना भी सीटिंग अरेंजमेंट किसी को आता हो या फिर पजल किसी को आता हो, वो इसको करेगा तो वो नहीं कर पाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये एकदम रियलिटी है। 60 मिनट 60 सवाल इस क्वेश्चन की जगह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम के अंदर भी
इस टाइप का कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन आएगा तो उसको कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, क्या गिवन है इसमें आपको, 5 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं फेसिंग साउथ, ठीक है। तो यानी कि वो रो इस तरीके से होगी फेसिंग साउथ, और 5 लोग हैं जो कि रो में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ। इस तरह से सिचुएशन आपके पास है, ठीक है। और 5 लोग मेंशन है कि नॉर्थ में कौन दिख रहा है, साउथ में कौन दिख रहा है, वो चीज आपको पता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये जो दो पैरेलल रोज हैं विच आर फेसिंग ईच अदर, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ललित हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ध्रुव फेसेस हर्षिनी, चरण एंड नर्मदा आर सिटिंग डायगनली फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो मैं एक चीज करता हूँ कि मैं चरण को यहाँ ले सकता हूँ, तो नर्मदा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमने कैसे करा। इसके अलावा क्या है मेरे पास, गजेंद्र सिट्स अपोजिट शालिनी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ मयूरी इन द नेबरहुड, ठीक है। प्रिया इज सिटिंग immediate left of Harshini in the neighborhood faces Dhruv. मयूरी is sitting at one end of the row, ठीक है। तो यार मयूरी जो है वो रो के एक एंड पर है, मयूरी कौन सी रो में थी, सी वाली में या फिर एन वाली में, तो आपको दिख रहा होगा कि मयूरी जो है वो सी वाली रो में है, ठीक है। सॉरी, मयूरी जो है वो एन वाली रो में, किसके साथ, नर्मदा के साथ, ठीक है। तो मयूरी और नर्मदा एक ही रो में है, और आपको ये गिवन था कि जो मयूरी है वो एक एंड पर बैठी है, तो मैं मयूरी को यहां ले सकता हूं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमने मयूरी को वहां पर कैसे ले लिया। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है ना। पर वही बात है कि अगर आप इसको फ्लिप करके रख दोगे तो सेम चीज हो जाएगी। अब कुछ लोग इसमें क्या कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या मैं एम को यहां पर लूं और एन को यहां लूं, उसकी नेसेसिटी नहीं है, फ्लिप होगी चीज फिर से सही हो जाएंगी, ठीक है। और नहीं भी हो रही होंगी तो आप समझ जाना कि एम को यहां लेना है और एन को वहां लेना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल यहां पर कर सकते हो आप। इसके बाद आप क्वेश्चन में देखो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन में प्लॉट कर सकता हूँ जो कि सी एन या एम से रिलेटेड हो, ठीक है। नाम को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो एम के बारे में क्या कुछ और था हमारे पास, गजेंद्र सिट्स अपोजिट टू शालिनी हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मयूरी। अब ये चीज आपको क्लियर हुई कि मयूरी के राइट में तो कोई आ नहीं सकता, तो अब आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको क्वेश्चन में आइडिया लग जाएगा कि एम और एन को हमको स्वैप कर देना है। अब अगर एम और एन को मैंने स्वैप कराए तो जो सी था मेरा वो उधर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायगनली अपोजिट थे। तो एन को मैंने कर दिया यहां पर, अच्छा सी को मैंने कर दिया यहां पर, ठीक है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब मयूरी के राइट में कौन था, शालिनी, ठीक है। तो शालिनी यहां पर, शालिनी के अपोजिट कौन था, गजेंद्र, तो जी यहां पर, ठीक है। और देखो क्या और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और अब आप ये देखो कि जो ललित था वो किसके लेफ्ट में था, ललित हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ध्रुव फेसेस हर्षिनी। तो हर्षिनी के लिए अगर लेफ्ट में मैं देखूं, देखो जैसे जो ललित है वो इसके लेफ्ट में है, किसके, ध्रुव के, तो यही पॉसिबल है। अगर मैं डी और एल यहाँ लेता तो एल के अपोजिट तो हर्षिनी आ नहीं सकती थी, ठीक है। तो अगर डी के साइड में एल लेफ्ट में बैठा है तभी इसके अपोजिट एच, एल के अपोजिट एच आ सकता है, वरना पॉसिबल ही नहीं होता प्लेस करना, ठीक है। अब आप देख लो कौन कौन से पर्सन रह गए, ठीक है, उनको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बताना था मुझे कि शालिनी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो दिख रहा है आपको, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। करेक्ट आंसर आपका एन हो गया, एन यानी कि नर्मदा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफी। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा यूनिक है ये क्वेश्चन। अ टैक्सी कार हैज 6 seats, 3 in the front row and 3 in the back row. Those who board the car first go to the back seat and the seats are occupied from right to left on a first come first serve basis. तो देखो ये कार है जिसमें 3 सीट आगे हैं, ठीक है, 1 2 3, और 3 सीट पीछे हैं, 1 2 3। अब जो पहले आएगा वो पीछे जाएगा, ठीक है, गो टू द बैक सीट एंड द सीट्स आर ऑक्यूपाइड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो राइट में जाके पीछे बैठेगा, ठीक है। तो वाई अगर सबसे पहले आया तो कहाँ जाएगा आप ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है यार कि वाई सबसे पहले आकर जो एकदम राइट वाला हिस्सा है, ठीक है,
राइट टू लेफ्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो सबसे राइट में जाकर वाई यहाँ पर चुपचाप जाके बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पर्सन आएगा वो यहाँ पर, फिर आगे से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यू जो था वो लास्ट वन था, तो उस हिसाब से पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जेड वॉज द सेकेंड लास्ट टू बोर्ड द कार, यानी कि जेड यहाँ पर, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। एंड वॉज सीटेड इन फ्रंट ऑफ बी, तो बी को यहाँ प्लेस कर देते हैं। डब्ल्यू इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एक्स बच गया यहाँ पर। वॉट वॉज द बोर्डिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, ये फोर्थ पर ये फिफ्थ पर और ये सिक्स्थ पर, 4 है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। हेक्सागन रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो क्या गिवन है आपको सवाल में। 6 friends Abhishek, Apurv, Parth, Kiran, Onkar and Vijay are sitting on the vertices of a regular hexagon and are facing the center of hexagon. तो ये मैंने बना दिया एक प्यारा सा हेक्सागन, सब लोग सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या गिवन है मुझे कि अपूर्व जो है वो ओनकर और पार्थ के बीच में है, अभिषेक इज सिटिंग नेक्स्ट टू ओनकर, किरण इज नॉट एग्जैक्टली अपोजिट टू अपूर्व, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, यहाँ से मुझे इन लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन में आगे रीड करके हमें आंसर करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर मैं पहला स्टेटमेंट ही पढ़ूं तो मुझे पता है कि जो अपूर्व है वो ओनकर और पार्थ के बीच में है, तो मैं यहाँ पर अपूर्व को ले सकता हूँ, ठीक है। ओनकर यहाँ पर और पार्थ यहाँ पर। अब आप ऑर्डर स्वैप भी कर सकते हो, आप पार्थ को यहाँ ले लो, ओनकर को यहाँ पर ले लो, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अभिषेक इज सिटिंग नेक्स्ट टू ओनकर, तो अभिषेक को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। और किरण जो है वो अपूर्व के अपोजिट नहीं है, यानी कि किरण को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। जो पर्सन बच गया वो कौन था, विराज, तो विराज को यहाँ ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था मुझे, क्वेश्चन मुझे ये गिवन था, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, आपको गिवन है कि जो विराज और ओनकर ने अगर उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, यानी कि ये दोनों अगर एक्सचेंज कर लें, तब क्वेश्चन में क्या होगा। एक्सचेंज करने पर मुझे बताना है कि किरण के नेक्स्ट कौन बैठा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, किरण के नेक्स्ट कौन आ जाएगा, ओनकर आ जाएगा, अगर ये लोग एक्सचेंज करेंगे तो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनकर। तो यार इस पीडीएफ में आपको 5 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, और मुझे उम्मीद है अगर आपको ये अभी तक समझ में आया हो तो आप इनको भी कर लोगे, ठीक है। इनका सॉल्यूशन आप लोग खुद ही कर लेना, ये एज अ प्रैक्टिस आप ले सकते हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर उसे देखने का कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में यार, इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, इतने क्वेश्चन कर लो, सीटिंग अरेंजमेंट में मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहे थे तो इसका मतलब ये है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट कर लोगे, और अगर ये आपसे नहीं हो रहे थे तो इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक में आपको थोड़ा काम अभी और करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन ले सकते हो, वो जो लंबा वाला था उससे आप लोग मत डरना, और समझदारी इसी में कि वैसे क्वेश्चन आप छोड़ दो, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर भी पता है क्या हो रहा है, जैसे ये क्वेश्चन था ना, कहाँ गया, मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है, वो बैंक वालों के लिए है, आप उनको छोड़ दो, ठीक है। उसमें कोई खराब बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, वैसे भी टॉपिक का कोई इतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीजीएल प्री में इसके क्वेश्चन नहीं थे, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस मुझे यही समझाना था इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।